हमें विकास शर्मा जी की इंडिविजुअल ओपिनियन जाननी है, नॉट बीइंग एज अ लॉयर, जस्ट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आपका रिजर्वेशन को लेके क्या टेक है? रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए? होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर होना चाहिए तो स्टेटस के आधार पे होना चाहिए या कास्ट बेस्ड होना चाहिए? बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। इसलिए रीज़न बीइंग कि जब ये रिजर्वेशन लेके आए थे तो एक किसी जो बात होती है ना, आपस में कहते थे, आज भी ये बात बोलते हैं कि भाई आज से 5,000 6,000 साल 10,000 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों के साथ कुछ गलत किया, और आज हम उस माइंडसेट से निकलने के लिए, सोसाइटी में उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो बराबरी हमें चाहिए, उसके लिए रिजर्वेशन हम लेके आते हैं। जब अंबेडकर साहब ने इस चीज़ को प्रपोज किया था रिजर्वेशन को, दैट वाज अ नोबल कॉन्सेप्ट कि हम 10 साल तक इसको रखेंगे और 10 साल बाद इसको हटा देंगे, अनटिल अनलेस जब गवर्नमेंट बोले कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। तो उन्होंने 10 साल का तक कॉन्सेप्ट दिया था कि 10 साल बहुत है किसी सोसाइटी को एक नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए। तो रिजर्वेशन, देखो गवर्नमेंट का सबसे पहला काम क्या होता है, सिर्फ ये नहीं होता है कि सबको इक्वली ट्रीट करो। क्योंकि जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की तो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं कि राइट टू इक्वालिटी है जी, आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। लेकिन हमारे देश में राइट टू इक्वालिटी एब्सोल्यूट नहीं है। उसका मतलब ये नहीं होता कि सारे आदमी सब बराबर हैं। वो कहते हैं कि भाई एक ग्रुप के आदमी बराबर हैं, उसी ग्रुप के अंदर बराबर माने जाएंगे। जब ग्रुप चेंज हो जाएगा तो दूसरे ग्रुप को दूसरे हिसाब से देखा जाएगा, ये इक्वालिटी मानी गई है। तो जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया था वो आया इसलिए था कि जिन लोगों के साथ कोई एट्रोसिटीज़ हुई, जिनके पूर्वजों के साथ एट्रोसिटीज़ हुई, या फिर इन एट्रोसिटीज़ के कारण जो उनके साथ गलत हुआ वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, तो उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है। इकोनॉमिकली उनको फॉरवर्ड, मतलब बैकवर्ड क्लास से आगे लेके आना है। सोशली जो है उनको बैकवर्ड क्लास से आगे लेके आना है। लेकिन अब हम 100 साल के पास पहुंचने वाले हैं, 80 तो हो जाएंगे अभी थोड़े दिन बाद, तो साल 2 साल के अंदर तो 80 साल हमारे आज़ादी के हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो जब तक होना चाहिए जब तक कि हमारे सोसाइटी में कोई बैकवर्डनेस है, उस लेवल तक होना चाहिए ताकि उन लोगों को लेके आया जा सके। लेकिन उस चीज़ का जो आपका यूज़ है वो यूज़ कम और मिसयूज़ ज़्यादा होता है। क्योंकि आप समझो, मैं और आप दोनों हैं, हम एक स्कूल में पढ़ते हैं। आप जाते हो कॉलेज में, एडमिशन होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है। चलो ठीक, एंट्रेंस टेस्ट में बोल दिया कि ठीक है आपके नंबर कम आ गए, इस आदमी के नंबर ज़्यादा थे, इस जनरल कैटेगरी के लोगों की लिस्ट अलग बनेगी, आपकी जनरल जो कैटेगरी है उसकी लिस्ट अलग बनेगी। यहाँ तक आपने बोला कि एजुकेशन के लिए है। अब आप सेम कॉलेज में गए, सेम प्रोफेसर के साथ आप बैठे, सेम क्लास में बैठे, सेम हॉस्टल में रहे, सेम पढ़ाई की, सेम एग्ज़ाम दिए। अब उसके बाद आप बोलते हो कि अब नौकरी करने की बात आती है तो हमें तो वहाँ पे भी रिजर्वेशन चाहिए। डिजर्विंग तो हो, आप एक मिनिमम क्राइटेरिया तो सेट करो कि भाई आप बोल दो कि 100 नंबर का पेपर है, चाहे वो जॉब के लिए हो किसी चीज़ के लिए, नेगेटिव वालों को तो हम नहीं देंगे। आप 0 से नीचे जाओगे तो हम नहीं देंगे। आप बोलो कि मिनिमम 30% लाने पड़ेंगे। या एजुकेशन में भी अगर आपको रखना है तो आप रखो इस चीज़ के लिए कि आप बोल दो कि जी 100 में से 30 या 33 तो कट ऑफ चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एंट्रेंस में न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन रही है कि -5 आए हैं, वो आगे निकल गया और +90 वाला पीछे है। मेरा सवाल समाराउंड वही था, क्योंकि होता क्या है ना कि जिसके 33 मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन हो गया क्योंकि उसके पास वो कोटा है इसका, और जिसके नंबर 80 हैं वो बेचारा घर बैठा है क्योंकि वो कट ऑफ लिस्ट में पीछे रह गया बिकॉज ऑफ दैट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की जो आप बात बोल रहे हो वो मैंने आपको बताया ना कि वो लिस्ट अलग है, जनरल कैटेगरी की लिस्ट अलग बनती है। आपको राइट टू इक्वालिटी अपनी कैटेगरी में मिल रहा है। आपका कंपटीशन अपने लोगों के साथ, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी कास्ट का है। आप कास्ट सिस्टम को ख़त्म करो ना, सबको बराबर ट्रीट करो पहले। उसके बाद आप इकोनॉमिक बेसिस पे जितना भी आपको रिजर्वेशन देना है दो। जो गरीब आदमी है उसका बेटे को पढ़ने का राइट होना चाहिए। गरीब तो कोई भी हो सकता है, क्या जाटों के बच्चे जो हैं वो गरीब नहीं होते? जाट भी गरीब होते हैं, ब्राह्मण भी गरीब होते हैं। हमारी जितनी पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, जितनी भी आपकी स्कूल की बुक्स हैं, या पुरानी जितनी भी कहानियों की हैं, आप उठा के देख लो। जितनी भी कहानियाँ शुरू होंगी उसमें पहली लाइन होती है कि इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाई कहाँ लिखा है कि इस गांव में कोई गरीब जाट रहता था, गरीब बनिया रहता था? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं मिलेगा आपको। बहुत रेयर कोई मिल गई तो मिल गई स्टोरी। तो आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि ब्राह्मणों ने हर जगह अपना वर्चस्व बनाया, और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि जो ब्राह्मण थे वो गरीब थे। आप इकोनॉमिक बेसिस पे करो। कहीं ना कहीं तो देखो फॉल्ट है। और ये मेरिट वाला जो सिस्टम है, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो आपको मेरिट सिस्टम तो लेके रखना पड़ेगा। आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपने एजुकेशन में दे दिया किसी को रिजर्वेशन, अब आप बोलते हो कि जॉब में भी रिजर्वेशन चाहिए। चलो आपने पहली बार जब आपने जॉब ली आप तब रिजर्वेशन ले लो, सेम पे स्केल मिल गया। अब आपको सीनियरिटी में भी चाहिए, आपको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन चाहिए। वो किस चीज़ के लिए? उसके बाद तो एटलीस्ट आप मेहनत कर सकते हो। जब आपको लाख रुपए की सैलरी मिलने लग गई, आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज सकते हो, तब तो एटलीस्ट थोड़ा सा किया जा सकता है ना काम। अब लोग बोलेंगे कि वकील साहब हैं, ये तो ब्राह्मण आदमी है, ये तो बोलेंगे।
उनको क्या पता कि हम राख से उठे हुए इंसान हैं।